कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ। क्या एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यू ऐड कर सकेंगे और क्या आप तो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आज यह वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब ये कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ तो 1 मार्च 2024 तक खुला हुआ है। अब पहले इसके की फीचर्स के बारे में बातचीत करते हैं। ये एनएफओ देखें तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग टीम कैटेगरी में आते हैं। ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। ये तो S&P BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRAE इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹5,000। प्रणव गोखली फंड मैनेजर ही इसको हैंडल करते हैं। इसमें एक्सिट लोड होते हैं। अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% एक्सिट लोड तो चार्ज कर दिया जाता है। अब अगले में कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तो मैन्युफैक्चरिंग टीम में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ये तो मैन्युफैक्चरिंग टीम का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। अब नेक्स्ट हम एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यह तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए प्रिडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग टीम के नीचे होने वाले कंपनीज का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग टीम का भविष्यकाल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये तो सूटेबल एनएफओ की तरह होते हैं। अब यह कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा मिलता है। अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग टीम का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ में उसके फंड्स तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं। जिन इन्वेस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग टीम में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं उसके लिए तो सूटेबल स्कीम की तरह होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग टीम अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो उन इन्वेस्टर्स तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे, क्योंकि यह तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होने के कारण। और मैन्युफैक्चरिंग टीम भविष्यकाल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ये तो सूटेबल प्रोडक्ट की तरह होते हैं। प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग की तरह आपको कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। ये तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्कियर फंड ऑप्शन होते हैं। ये फंड तो आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते। सभी ग्रेट टीम्स तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं जनरेट कर सकेंगे। इसमें देखें तो एट टाइम्स ये तो ओवर एक्सपोजर देते हुए आप एज ए इन्वेस्टर तो एक नेगेटिव एक्शन लेने के लिए भी ये तो लीड कर सकेंगे। और डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर किया तो इसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक नेचर नहीं है, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में थोड़ा सा कठिन लगती है और यह तो आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी जोड़ कर सकेंगे। इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पड़ती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग टीम अंडर परफॉर्म कर दिया जाते हैं तो एज ए इन्वेस्टर आप तो ज़ीरो रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे और कम रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं तो आपका टाइमिंग और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो हायर साइड में होने की ज़रूरी पड़ती है। इसी कारण के लिए आप तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने की ज़रूरी पड़ती है जब आप इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं। तो हमने अब तक यह कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड का सभी की एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखें तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल ही एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मार्केट में देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग थीमेटिक फंड्स होते हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे और ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होते। अगर आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग टीम के बारे में उतना जानकारी ना है तो भी आप तो इसको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। वो तो आपके लिए पता दे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और कि यह एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते हैं या नहीं, और यह एनएफओ में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट तो मैच हो रही है या नहीं, और ये तो ओवरलैप रेशियो पर भी ध्यान रखते हैं। अगर आप इसी तरह फंड्स में पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय ये फाइनेंशियल प्लानर तो आपको यह फंड तो रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर आपके लिए हाइयर ओवरलैप रेशियो है तो आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने का मौका तो ज़्यादा कम पड़ सकेंगे। अगर ये एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हुए भी
एक फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए बताते हैं कि आप तो जितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और जितना इन्वेस्ट करने से आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। ये सब जानकारी तो एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपके लिए दे सकेंगे। इसी कारण के लिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।